छात्रों, आज हम इतिहास विषय का एक नया टॉपिक लेकर के उपस्थित हैं। यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। तो इन दोनों शब्दों का पहले हम अर्थ समझें कि यूरोप में समाजवाद का मतलब है कि जो सोच लोगों की है वो समाज की तरफ बढ़ गई। पहले लोग सिर्फ अपने व्यक्तिगत हितों के लिए लड़ते थे, अपने फ़ायदे के लिए सारी बातें करते थे, लेकिन अब समाजवाद की विचारधारा आनी शुरू हो गई और ऐसे में ही रूसी क्रांति हो गई। इसी का परिणाम थी समाजवाद का कि रूस में क्रांति हो गई। हम देखें सामाजिक परिवर्तन का युग, जो हमारा हेडिंग है, हमने अभी इससे पहले पढ़ा था कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में जो स्वतंत्रता और समानता के विचार फैले थे वो काफ़ी शक्तिशाली थे, मतलब उनका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ा। फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में भी आमूलचूल परिवर्तन करने की संभावना का सूत्रपात कर दिया। लोगों को ऐसा लगा कि सामाजिक संरचना में भी बड़ा बदलाव किया जा सकता है। हम देखें 18वीं सदी में फ्रांस का समाज मोटे तौर पर स्टेटस जनरल और श्रेणियों में बटा था। समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता पर सिर्फ कुलीनबर्ग और चर्च का ही नियंत्रण था, लेकिन क्रांति के बाद इस संरचना को बदलना संभव दिखाई देने लगा। यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण हो, इस पर चर्चा छिड़ गई। जहां अभी तक ये माना जाता था कि अधिकार व्यक्तिगत हैं और जिसको जो मिले हैं वो ईश्वर ने दिए, लेकिन अब इस पर बहस छिड़ गई। भारत में भी राजा राम मोहन राय डेरिजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया और बहुत सारे लोग क्रांति के बाद यूरोप की स्थितियों के बारे में चल रही बहस में कूद पड़े। इसके अलावा आगे चलकर उपनिवेशों में जो घटनाएं घट रही थीं, इन विचारों को एक नया रूप प्रदान करने में भी योगदान दिया। मतलब हम ये देख रहे हैं कि किस प्रकार समाजवाद की ओर बढ़े लोग, मगर यूरोप में भी सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। इस सवाल पर सबकी अलग अलग राय थी। बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तो तैयार थे, लेकिन वह यह चाहते थे कि यह बदलाव धीरे धीरे हो। एक खेमा चाहता था कि समाज का आमूल पुनर्गठन जरूरी है। कुछ रूढ़वादी थे तो कुछ उदारवादी या आमूल परिवर्तनवादी, रेडिकल जिन्हें कहा जाता है, समाधानों के पक्ष में थे। उस समय के संदर्भ में इन शब्दों का क्या मतलब था, राजनीति की इन धाराओं में क्या फ़र्क थे और कौन कौन सी बातें थीं जो समान थीं, यहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए कि इन शब्दों का अर्थ हर काल और परिवेश में एक ही नहीं होता है। अगला हमारे सामने हेडिंग आ रहा है उदारवादी, रेडिकल और रूढ़वादी। इन शब्दों का अर्थ हम यहाँ समझेंगे। समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह था उदारवादियों का। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों का बराबर का सम्मान और जगह मिले। ये उदारवादियों के विचार थे और आप देख रहे थे कि यूरोप में उस समय सिर्फ किसी एक ही धर्म को महत्व दिया जा रहा था। वहाँ उदारवादियों ने क्या मांग की कि सभी धर्मों को मानने वालों को मौका मिलना चाहिए, और वे उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे कि किसी एक ही वंश को शासन करने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। मतलब उनका ये मानना था कि व्यक्ति के अधिकार महत्वपूर्ण हैं, किसी एक वंश के अधिकार महत्वपूर्ण नहीं हो सकते हैं। और ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में थे जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए। पर यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था। उदारवादी तो था लेकिन लोकतंत्रवादी नहीं था। ये लोग सार्वभौमिक मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। यहाँ विचारों में अंतर आ गया। आप उदारवादी तो हैं, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि सबको वोट का अधिकार मिले। अब दूसरा समूह हम देखें, रेडिकल।
इस समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो सरकार की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। मतलब ये चाहते थे कि समाज के हर वर्ग को वोट का अधिकार हो, जिसमें महिलाओं तक को वोट डालने के पक्षधर थे। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकार के खिलाफ थे। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति का संकेंद्रण का विरोध जरूर करते थे कि भाई इन्हीं के पास संपत्ति क्यों होना चाहिए, हर किसी को संपत्ति का अधिकार हो। जो रूढ़िवादी तबका था वो रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था, मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो रूढ़िवादी भी बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लगे थे। पुराने समय यानी 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे। वो नहीं चाहते थे किसी प्रकार का कोई बदलाव आए, लेकिन 19वीं सदी आते आते वे भी मानने लगे कि कुछ परिवर्तन ज़रूरी हैं, परंतु वह चाहते थे कि अतीत का सम्मान भी किया जाए, माने पुरानी परंपराओं को छोड़ा ना जाए और नई चीज़ें जो अच्छी हैं उन्हें स्वीकार भी किया जाए और बदलाव एकदम ना हो। वो चाहते थे कि ये प्रक्रिया धीमी गति से चले। फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के बीच टकराव हुए। 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय कायांतरण की विभिन्न कोशिशों ने इन सभी सामाजिक धाराओं की सीमाओं और संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया। अब हम देखें कि औद्योगिक समाज क्या चाहता था, इन सामाजिक परिवर्तनों के बारे में उसकी क्या सोच थी। तो ये राजनीतिक रुझान एक नए युग के द्योतक था, मतलब नए युग की शुरुआत थी। यह दौर गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलावों का था। यह ऐसा समय था जब शहर नए बस रहे थे, नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, रेलवे का काफ़ी विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति भी संपन्न हो चुकी थी। औद्योगिकरण ने औरतों, आदमियों, बच्चों सबको कारखानों में ला दिया। काम के घंटे यानी पाली बहुत लंबी होती थी, मजदूरी बहुत कम होती थी, बेरोजगारी की समस्या आम थी, औद्योगिक मांग में गिरावट आ चुकी, बेरोजगारी और बढ़ रही थी, शहर तेज़ी से फैलते जा रहे थे, इसलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। जो उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं का हल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मजदूरों की भी समस्याओं को कुछ हल किया जाए। तो ऐसे लोगों का मानना था, जिनमें रेडिकल और उदारवादी थे, वो ये मानते थे कि व्यापार व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी, इसलिए वो चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व मिले। किस बात का? कि मज़दूर स्वस्थ हों और नागरिक पढ़े लिखे हों तो इस व्यवस्था पर भरपूर लाभ लिया जा सकता है। ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। उनकी मान्यता थी कि यदि हर एक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले और उनके पास पूंजी है, उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए, तो समाज तरक्की कर सकता है। इस तरह 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूहों व पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए। यूरोप में 1815 में जिस तरह से सरकारें बनी, इससे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, कुछ उदारवादी, रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी, रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए जो राजाओं के तख्ता पलट का प्रयास करने लगे और राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिनमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हों। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिसेप्पे मेज़नी ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची और भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी उसकी रचनाओं को पढ़ते थे। माने वो विचार निश्चित है कि भारत में ही आना संभव थे। बस आज इतना ही, इसके आगे कल देखें।